Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट पर सिमरन भारद्वाज में। आज हमारे साथ अमीगोस ब्लिंक स्टूडियो में मौजूद हैं हरिचंद शर्मा जी। वर्तमान में हरिचंद शर्मा जी मनाली विधानसभा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व में जिला परिषद चेयरमैन के रूप में इन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई है। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मनाली विधानसभा के चारों वार्डों में जिला परिषद सदस्य जो कि कांग्रेस समर्थित हैं, उन्हें किस तरह का रुझान मिल रहा है। हरिचंद जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं हरिचंद शर्मा, अध्यक्ष मनाली विधानसभा कांग्रेस। आज के दिन में जो पंचायती राज का महापर्व हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, इस पर्व में मनाली विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि हमारे मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे 4 जिला परिषद वार्ड है, हमारे कांग्रेस विचारधारा से समर्थित जो 4 कैंडिडेट हैं। नंबर 1 जो विशिष्ट वार्ड है, वहाँ से श्रीमती मनोरमा जी, जो पूर्व में पंचायत समिति नगर की अध्यक्ष रही हैं और जिनका चुनाव निशान टेलीविज़न है। और जो हमारा दूसरा लांकेलो वार्ड है, वहाँ से श्रीमती अरुणा ठाकुर, जो पूर्व में प्रधान भी रही हैं और वर्तमान में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं, जिनका चुनाव निशान टेलीविज़न है। और जो हमारा नसोगी वार्ड है, नसोगी वार्ड से श्री बीर सिंह जी, जो जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनका चुनाव निशान बल्लेबाज है। और जो चौथा हमारा वार्ड है, वो वार्ड हमारा डुगिलग वार्ड है, वहाँ से दीपिका जी हमारी प्रत्याशी है और उनका चुनाव निशान टेलीविज़न है। मैं मनाली विधानसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह करता हूँ कि इन चारों जो हमारी विचारधारा से समर्थित प्रत्याशी हैं, अपने अपने क्षेत्र से ज़्यादा बहुमत देकर इन्हें जिताने का प्रयत्न करें। मैं वादा करता हूं कि ये जो प्रत्याशी हैं, ये समाज सेवक के रूप में और जनप्रतिनिधि के रूप में भी इनमें से कुछ प्रत्याशी काम करते आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए और यहाँ के क्षेत्र के विकास करने के लिए ये प्रत्याशी अग्रसर रहेंगे। हरिचंद जी, हमारी आज की चर्चा को और भी विशेष बनाती है ये बात कि आप स्वयं 10 सालों तक वशिष्ठ वार्ड की सेवा करते आए हैं एक जिला परिषद के रूप में, जिसमें से एक बार तो जो है आप जिला परिषद चेयरमैन पद को भी संभाल चुके हैं। ऐसे में वशिष्ठ वार्ड की जनता ने हमेशा आपको बहुत सहयोग किया है, या आप ही क्यों, कांग्रेस विचारधारा के लोगों को जो है हमेशा से ही वशिष्ठ वार्ड ने निराश नहीं किया है। ऐसे में इस बार क्या स्थिति बनी हुई है? आज के दिन में मेरी जो जिम्मेवारी है जी, वो मनाली विधानसभा क्षेत्र के चारों जो जिला परिषद वार्ड की है जी। लेकिन आपने बात कही है विशिष्ट वार्ड की जी। तो विशिष्ट वार्ड से मैं 2 बार वहाँ का सदस्य रहा और वहाँ की जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया, जो मुझे आशीर्वाद दिया जी, और मेरे संगठन और मेरे जो जिला परिषद के सदस्य थे जी, उन्होंने मुझे जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। जी।
जहाँ तक जिला परिषद मेंबर के रूप में जो मेरा पहला कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में मेरी पूर्ण रूप से कोशिश रही थी कि मैं समर्पित होकर अपने बोर्ड के लोगों की सेवा करूं। जो मेरी 10 पंचायतें थी वहाँ की, उनकी समस्याओं का समाधान करूं। और मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरी लगन से अपने वार्ड की सेवा की है। उसी के आधार पर जब दूसरी बार मुझे वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला, और जब मैं दूसरी बार अपने जिला परिषद वार्ड में जनता के समक्ष फिर प्रत्याशी के रूप में आया, तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त मेरी परीक्षा थी जी। कि मैंने जनता के जो अरमान थे, जो उनकी समस्या थी, उनको कहाँ तक पूरा किया। मैं समझता हूँ कि उस परीक्षा में जनता ने मेरा साथ दिया और मुझे पुणे से जिला परिषद में चुनाव जिताकर भेजा, अपना आशीर्वाद देकर भेजा। जी। वहीं जिला परिषद में मेरे संगठन और मेरे जिला परिषद के जो सदस्य थे, मुझ पर विश्वास कर मुझे जिला परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। जी। तो मेरी कोशिश रही कि मैं कुल्लू ज़िला की जो 204 पंचायतें हैं जी। उनमें एक समान विकास करूं, जी। और उसमें हम सफल भी रहे। जी। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जिला परिषद कुल्लू को 4 बार लगातार राजीव गांधी पंचायती राज शक्तिकरण पुरस्कार से विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रीगणों की उपस्थिति में कुल्लू जिला परिषद को सम्मानित किया गया। और ये हमारे लिए, कुल्लू वासियों के लिए, और कुल्लू ने हिमाचल प्रदेश को लगातार 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट किया है। तो मैं समझता हूँ ये गौरव के क्षण थे कुल्लू के लोगों के लिए। जी। और उसमें पहली बार जो हमें एक सम्मान की राशि मिली, जो प्राइज़ मिला, उसमें 25 लाख रुपए, और दूसरी बार 40 लाख रुपए, और तीसरी बार 50 लाख रुपए, और चौथी बार 50 लाख रुपए, कुल मिलाकर 1,65,00,000 रुपए की राशि हमें कुल्लू ज़िला के विकास के लिए पुरस्कार के स्वरूप में मिली। जी। और प्रशस्ति पत्र भी कुल्लू ज़िला परिषद को दिया गया। और यही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जब हमें तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला था, तो जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो राज्य स्तरीय सम्मान से भी हमें सम्मानित किया गया था। जी। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो या हिमाचल प्रदेश सरकार की बात हो, कुल्लू जिला परिषद के काम को देखकर अध्यक्ष के रूप में मैंने लीड किया था। जी। मेरे जो जिला परिषद के सदस्य थे, जो हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र सरकार की नीतियां और कार्यक्रम थे, चाहे वो विकास की थी, चाहे वो सोशल थे, चाहे वो नशाबंदी के थे, पर्यावरण के थे, अनेकों कार्यक्रम जो जिला परिषद के अंतर्गत चलाए जाते थे, तो हमने बखूबी उन कार्यक्रमों को पंचायतों में जाकर जी। लोगों को अवेयर कर, चाहे वो विकास के काम थे, उनको एग्जीक्यूट करके उन कामों को पूरा किया। जी। तो वहीं जहाँ मैंने 204 पंचायतों की बात की कि आज कुल्लू ज़िला की जो 204 पंचायतें हैं, प्रत्येक बोर्ड मेंबर को बराबर जो आवंटन किया जाता था, जो
विकास की राशि आती थी। जी। लेकिन उसके बाद जो सरकार से हम एज ए चेयरमैन जिला परिषद प्रशासन से जो काम करवाने होते हैं तो उसको प्रमुखता से हमने ज़िला में भी किया। और जो मेरा मनाली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ऐसी कोई पंचायत नहीं थी, ऐसा कोई गांव नहीं था कि जहाँ जो जिला परिषद के हमारे विभिन्न जो विचारधारा से जो लोग चुनकर आए थे, बराबर राशि का जो आवंटन किया था वो तो समय पर आवंटित किया ही किया। जी। लेकिन उसके पश्चात जो एफर्ट्स हमने किए तो हर एक पंचायत क्षेत्र में 2-2, 3-3 स्कीमें हमने स्वीकृत की थी। और जहाँ तक आपने बात की विशिष्ट बाढ़ की, तो मैं कह सकता हूँ कि विशिष्ट बाढ़ की जो 10 पंचायतें थी और जो पूर्व में 5 साल पहले जो कार्यकाल हमारा जिला परिषद का रहा, जी। अगर उसको कंपेयर किया जाए आज की जो वर्तमान में भाजपा की सरकार से जो हमारी पंचायतें हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पंचायतों में बजट ज़्यादा दिया है, स्कीमें ज़्यादा सेंक्शन करवाई थी। और ये विशिष्ट बाढ़ की जनता भली भांति जानती है। जी। और उसके साथ साथ अनेकों ऐसे बड़े काम थे जो सरकार के माध्यम से करवाए गए, जी। जिसमें प्रमुखता से लिंक रोड से हमारी जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं थी उनके माध्यम से कई गांवों की सड़कें पक्की की गई। वैसे तो पूरे मनाली विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, लेकिन आपने बात जब पूछी है विशिष्ट बाढ़ की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो हमारा नगर टू रुमसू चुजोगी रुमसू पुलगा रोड था, वहाँ की जो टायरिंग होनी थी वो कई अरसों से लटकी थी। ये ठीक है कि टायरिंग बीजेपी के शासन काल में हुई क्योंकि सर्दियाँ थी, उसका सर्दियों में टायरिंग नहीं कर पाए, लेकिन उसका बजट का प्रावधान हम लोगों ने उसमें एफर्ट्स किए थे और जो हमारी सरकार थी उसमें हमने स्वीकृत किया था। और उसके बाद जो बनारा रोड है उसके लिए भी बजट टायरिंग के लिए स्वीकृत करवाया था। और हमारा जो मझाच रोड है उसके लिए भी टायरिंग के लिए बजट स्वीकृत करवाया था। आज के दिन में ये सड़कें पक्की है। उसके साथ साथ हमारे बोर्ड में हमारी एक सड़क जहाँ सड़क ही नहीं थी वो सड़क थी सोलंग नाला की, सोलंग गांव की। और वहाँ के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमने सड़क स्वीकृत करवाई और साथ में ब्रिज का काम भी वहाँ पे शुरू हुआ था, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया। जी। लेकिन आज के दिन में वो काम जस का तस है और रुका पड़ा है, जबकि ये सारी स्कीमें हमारे वक्त में राज्य सरकार हमारी थी, उस वक्त स्वीकृत हुई थी, बजट में प्रावधान था। लेकिन जहाँ तक आज के दिन में जो भाजपा के जो हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं, अगर केंद्र में भी उनकी सरकार है और हम अगर हमारी केंद्र में सरकार हो, यहाँ बीजेपी की सरकार हो, तो फिर वो जो ये यहाँ के केंद्र से वो काम हमने जो स्वीकृत करवाए होते तो वो कहते थे कि हमने स्वीकृत करवाए, हिमाचल में हमारी सरकार है। लेकिन इसके विपरीत जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी या हमारी सरकार थी, हम उन कामों को यहाँ की सरकार एफर्ट्स करती थी, डीपीआर बनाती थी और उनको स्वीकृत करवाती थी। फिर भी यही कहा जाता है कि हमारी सरकार केंद्र में थी तब हुई। तो आपके कहने का अर्थ है नीतियां हैं। जी हरिचंद जी, आपके कहने का अर्थ है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जो भाजपा और कांग्रेस में इस तरह के जो अपनी स्कीमों को लेकर, योजनाओं को लेकर जो है खींचातानी चलती रहती है। एक पार्टी कहती है कि हमने शुरुआत की है तो दूसरी पार्टी कहती है कि काम हमने खत्म किया है। ऐसे में आम जनता का मानना तो यही है कि देखिए, विकास तो उसकी गति तो नहीं रुकनी चाहिए।
इसकी बात भी हम आगे करेंगे कि कितना विकास हुआ है या कितना नहीं। आपने वशिष्ठ वार्ड के बारे में जो हमें बताया कि वहाँ पर जो विकास के आयाम आपने स्थापित किए हैं, शायद यही कारण रहा कि लोगों ने आप पर जो है 2 बार विश्वास वहाँ पे जताया है। ऐसे में आप जैसे अनुभवी जिला परिषद चेयरमैन का साथ होना भी उम्मीदवारों के लिए जो है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मनोरमा जी आए थे और साथ ही युवा कांग्रेस के भी हमारे बीच में प्रतिनिधि थे। उन्होंने जो है आपका नाम लेकर कहा था कि आपका पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। ऐसे में आप बहुत अनुभवी हैं, किस तरह से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं अपने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का? मैं समझता हूँ कि आज के दिन में अध्यक्ष के रूप में मनाली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है जी और मेरा दायित्व भी है, जी हर जगह मैं मार्गदर्शन नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरा कर्म हर क्षेत्र में करेंगे। जो हमें एक्सपीरियंस है उसका हम एक वर्कर के रूप में जो समाज के लिए हमें करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर जी इस समाज में अच्छे जनप्रतिनिधियों को आगे लाएं। जी और मैंने आपसे पहले आग्रह किया और उनका नाम भी बताया कि जो ये कैंडिडेट्स आए हैं जी ये एक समाज सेवी भी हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जुड़े हैं। और जहां आपने मार्गदर्शन की बात की तो मेरा जो विशिष्ट बोर्ड है, जी हर एक पंचायतों में मेरा मार्गदर्शन रहता है, बेशर्त ये है कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर भी जो चुने हुए लोग हैं वहाँ के, जी वो बीजेपी से हो, इंडिपेंडेंट हो, विचारधारा से समर्थित कह सकता हूँ मैं, बीजेपी की विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा या इंडिपेंडेंट जो चुनकर आते हैं, जी तो हमने सभी को मार्गदर्शन देने की कोशिश की है कि जो हमने सीखा है, जो हमें एक्सपीरियंस है कि कहाँ से बजट आता है, किस तरह से आगे एग्जीक्यूट करना है, या रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, जी क्या सिस्टम है, उसके बारे में हमेशा से ही हमारे खुले रास्ते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने की, जी चुनावों की, तो चुनावों में ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी विचारधारा से संबंधित मनोरमा जी विशिष्ट वार्ड से हैं, जी वहाँ के एक एक कार्यकर्ता को हमारी प्रत्याशी और हमारे जो वहाँ के जो गांव से, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जो हमसे मार्गदर्शन के लिए कहेंगे, हम उनका मार्गदर्शन आज के दिन में कैंडिडेट चुनने के लिए कह सकते हैं कि आप हमारी कैंडिडेट को समर्थन दीजिए। जी और आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में जो आपका आशीर्वाद हमें मिला है आज तक, जी उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कैंडिडेट के साथ साथ कैंडिडेट चुनकर आएगी, उनको काम करना है और बढ़ चढ़ कर करेगी, ये मुझे विश्वास है। जी लेकिन मेरा एक कर्तव्य रहेगा कि हमारे क्षेत्र की, वैसे तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की, और जो हमारा विशिष्ट बोर्ड भी है, वहाँ भी जो भी काम होंगे उनको प्रमुखता से उठाया जाएगा, जी प्रमुखता से किया जाएगा। और जहाँ तक व्यक्तिगत है, सामाजिक है और विकास से संबंधित जो भी समस्याएं, जो मुद्दे होंगे, उसमें हम अग्रसर होकर काम करेंगे। जी जहाँ तक हमारी प्रत्याशी मनोरमा जी की बात है, उनका व्यक्तित्व आज विशिष्ट वार्ड की जनता के सामने है। जी मनोरमा जी के व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे, पर इससे पहले कि आपने जो एक सकारात्मक सोच के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मार्गदर्शन की बात की, वाकई सराहनीय है हरिचंद जी, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज ज़रूरत है कि हर जो जनप्रतिनिधि है वो सोचे,
क्योंकि अक्सर दलगत राजनीति के अंतर्गत हमने देखा है कि काबिलियत छुप जाती है। ऐसे में आपने जो कहा कि आपका मार्गदर्शन जो है सभी के लिए होगा, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक अनुभवी, मैं कहूँगी कि ज़िला परिषद के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष पद पर भी रहे, तो वाकई आपका अनुभव जो है वो आगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिनको जनता चुनकर भेजेगी, वो काफ़ी मैं कहूँगी कि फ़ायदेमंद होगा। ऐसे में अब मनोरमा जी के बारे में तो हम बात करेंगे, मगर इससे पहले मेरा एक और सवाल है। भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार उनकी तैयारी जो है वशिष्ठ वार्ड से कांग्रेस से बेहतर है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना है कि पिछली बार जो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से चुनाव के लिए दावेदारी पेश किए थे, वो भी इस बार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस को किसी नुकसान की गुंजाइश है? मैं समझता हूँ विचारधारा बदल के आना जाना चलता रहता है, जी लेकिन जैसे आपने जो पूर्व प्रत्याशियों की बात की, जी ये जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो किस विचारधारा से थे जी और उनका व्यक्तित्व के ऊपर जनता ने जो है उनको समर्थन दिया था। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व और विचारधारा का जो साथ होता है जी उससे निष्कर्ष जनता निकालती है। जी लेकिन जब कोई व्यक्ति विचारधारा बदलता है तो उनके साथ जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनका मत दूसरी विचारधारा में कभी नहीं विलय जाता। नहीं होता है। जी तो मैं समझता हूँ कि ये आना जाना चलता रहेगा। अभी आगे विधानसभा के चुनाव आएंगे, आज के दिन में पंचायतों के चुनाव हैं, आना जाना चला हुआ है, लेकिन जी वहाँ की जनता को एक दृढ़ संकल्प करके जी और सोच समझ के निर्णय लेना है जी कि ये बोर्ड जो है हमेशा से ही जी एक प्रगतिशील बोर्ड की तरह आगे आया है। जो हमारा विशिष्ट बोर्ड है, जी और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 चुनावों से जनता के बीच में लगातार मैं जा रहा हूँ जिला परिषद में वोट मांगने। जी पहली बार जब 95 में 73 और 74 अमेंडमेंट जब पंचायती राज का पंचायती राज। लागू हुआ था, जी तो 95 में चंद्र किरण प्रार्थी जी जी यहाँ से जिला परिषद के सदस्य बने थे, तो मुझे प्रधान बनने का मौका मिला था। उस वक्त जिला परिषद में हम लोग जनता के बीच में अपने बोर्ड में नहीं गए थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उसके बाद लगातार मैं जनता के बीच में वोट मांगने गया हूँ। जी कमला प्रार्थी जी मेरे से पहले वहाँ से मेंबर रहे हैं। वहाँ की जनता ने उनको बनाया, उनको आशीर्वाद दिया, उसके बाद 2 बार मुझे आशीर्वाद दिया। जी फिर चंद्र किरण जी बीजेपी की विचारधारा से थे पहले, जी फिर मतलब कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए और उनको आशीर्वाद वहाँ की जनता ने दिया, हम लोगों ने वोट मांगे। आज के दिन हमारी प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा बोस जी हैं, उनके लिए वोट मांगने और उनका समर्थन जी हम लोग हमारी विचारधारा कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ की जनता कहीं ना कहीं विचारधारा भी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं विचारधारा से ऊपर उठकर भी वोट करेंगे करती है। जी इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रत्याशी है वो पहले भी इस जो नगर पंचायत समिति है, जो नगर ब्लॉक है, यहाँ की हमारी अध्यक्ष रही है और यहाँ का नेतृत्व उन्होंने किया इस ब्लॉक का। जी
और उन्होंने एक समाज सेविका के रूप में भी महिलाओं में है, युवाओं में है, गांव-गांव में जाकर कार्य किया है। और जब अध्यक्ष थी तो उस वक्त भी मैं जिला परिषद का मेंबर था, बहुत काम किए हैं। तो मुझे विशिष्ट वार्ड की जनता पर पूरा भरोसा है। जी। विशिष्ट वार्ड की जनता का फैसला है कि जैसा उन्होंने पूर्व में किया, आगे भी वो वैसा ही हमें अपना आशीर्वाद देगी। जी। और हम एक ही चीज़ अपनी जनता को दे सकते हैं, वो हम उनको एक वायदा दे सकते हैं, जी। एक जो हमारा दायित्व होना चाहिए उसका आश्वासन दे सकते हैं कि हम इस बोर्ड के लिए जो है जी। अपनी प्रत्याशी के साथ मिलकर यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूर्ण करने के लिए, विशिष्ट बोर्ड को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इसके साथ साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र जो मेरा दायित्व है, पूर्व में यहाँ से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला विधानसभा में, और हम कुछ एक थोड़े से मतों अंतर से मतलब रह गए थे जी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करें। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बाद और अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद मनाली विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता से उठाने की हमने भरपूर प्रयास किया है। और उसके बाद ही जो यहाँ का लचर प्रशासन में कह सकता हूँ, उसके बाद ही उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। शर्मा जी, जिस तरह से आप जो है वो पंचायती राज के साथ साथ पूरी विधानसभा की कुछ समस्याओं पर और धीमे विकास पर सवाल उठा रहे हैं, इसी बीच मेरे जहन में भी एक सवाल उठ रहा है। देखिए, हर चुनाव आता है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं, हर पार्टी समर्थित हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, विकास की बातें करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुल्लू मनाली को कभी शीर्ष प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, हमेशा से मौके मिलते रहे हैं, फिर भी कहाँ कमी रह जाती है, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ ये कि कुल्लू और हमारा पुराना विधानसभा क्षेत्र था जी। आज के दिन में उसी का भाग मनाली विधानसभा क्षेत्र बना है जी। कुल्लू में स्वर्गीय श्री लालचंद प्रार्थी जी मिनिस्टर रहे जी। उन्होंने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया, हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, मंत्री थे। उन्होंने जो आधारशिला विकास की यहाँ रखी, तो आज भी लोग याद करते हैं, चाहे वो लेफ्ट बैंक सड़क का निर्माण किया हो, जो हमारा क्षेत्रीय हॉस्पिटल बना है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, कॉलेज बना है, लिंक रोड्स जो उस वक़्त कुछ एक निकले थे, या दूसरी शिक्षा, पानी, उन्होंने एक आधार रखा था। उसको आगे हमारे जो श्री राजकिशन गौड़ जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया, अच्छा विकास इस क्षेत्र में किया। और पूर्व मंत्री ठाकुर कुंजलाल जी ने भी विकास किए। सब ने जो सब हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण थे जी। विकास की गति को बढ़ाने का जो है प्रयत्न किया जी। उसमें कहीं ना कहीं हम ठाकुर चंद्रसेन जी को भी नहीं भूलेंगे, सबका योगदान रहा है। वहीं जो हमारे वर्तमान में मिनिस्टर हैं हमारे क्षेत्र से, और पूर्व में भी लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, जी। योगदान सबका रहता है। लेकिन आज के दिन में कुल्लू को जो मंत्री पद मिला है, कुल्लू विधान जिले को, और वो मनाली विधानसभा क्षेत्र से है, कहीं ना कहीं जी। जो बड़े काम होने चाहिए थे, जो विकास की गति को जिस तरह से गति प्रदान
करनी चाहिए थी, उसमें मैं समझता हूँ जी कमी रही है। उसमें अगर विकास की बात आज के दिन में कहें, बहुत सारे वायदे किए गए थे लोगों से। जी पहला तो मैं लेफ्ट बैंक की बात करना चाहूँगा। लेफ्ट बैंक में जो सड़क की वाइडनिंग होनी थी, 2 लेन सड़क बननी थी, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई बार घोषणा की, 2-3 जो चुनाव इसी में ही निकल गए कि उसका बजट का प्रावधान किया गया है और अभी 1 साल में 2 साल में काम शुरू होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये न्यूज़पेपर में जी बयान है। लेकिन मैं समझता हूँ आज के दिन में तो केंद्र सरकार ने जो भारतमाला प्रोजेक्ट था उसको भी बंद कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हमें बताए तो बताए कि ये परियोजना कहाँ मतलब स्वीकृत हुई है। उसकी जी कोई स्वीकृति तो होगी, बजट में प्रावधान तो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये 2 लेन सड़क बने, जी ताकि यहाँ जो कंजेशन चला है आए दिन, जैसे मैंने कहा कि लचर जो प्रशासन की व्यवस्था रही है वो ये व्यवस्था रही है, चाहे वो यहाँ बाईपास का काम था, मंद गति में चला हुआ था, और आज भी यहाँ कंजेशन बना, उसको हमने प्रमुखता से उठाया, तब काम शुरू हुआ था। आप अगर सोशल मीडिया में जाएं, लेकिन आज के दिन में भी जिस निम्न स्तर का जो काम यहाँ हुआ, पहले भी लैंडस्लाइड हुआ, आज भी दरारें पड़ी है। मैं ये छोटी बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे छोटी बात मैं करना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ पूरी लेफ्ट विंग की जनता जो है त्रस्त हो रही है यहाँ पर जाम से, उनको कंजेशन से सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि आज हमारा प्रशासन जो यहाँ का ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करने में जो है वो अक्षम है। अक्षम इसलिए कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि न्यू ईयर में अभी 2-3 दिन पहले हम लोग प्रचार में जा रहे थे, तो हमें कम से कम 4-5 घंटे, 8 बजे हम चले थे तो हम 1 बजे जो है पलचान पहुँचे। कोई पुलिस का, प्रशासन का कोई व्यक्ति जो है, कोई अधिकारी या कोई हमारा जवान वहाँ पुलिस का रेगुलेट करने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मौजूद नहीं था। तो इससे प्रतीत होता है कि न्यू ईयर में जो हमारा पहला सप्ताह चल रहा है, टूरिस्ट यहाँ जो कोरोना काल है उसके बाद मनाली में एक मौका मिला है कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के जो हमारे होटलियर थे जिनको बहुत नुकसान हुआ है, पर्यटन व्यवसायियों को नुकसान हुआ है, यहाँ पे जो है एक अच्छी व्यवस्था मिले। और अच्छी व्यवस्था टूरिस्टों की को तो मिलनी चाहिए, लेकिन अपने लोगों को जो है यहाँ आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर पूंजी के लोगों को और लेफ्ट बैंक के लोगों को। उसके साथ साथ आपने विकास की बात कही कि बड़े काम, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा ब्यास चैनलाइजेशन का काम था, इसकी डीपीआर हमारे टाइम में बनी थी। सरकारें आई, कांग्रेस की भी थी और बीजेपी की सरकार आई, लेकिन बार बार कहा जाता है कि ये परियोजना, अभी पंचायत इलेक्शनों से पहले फिर स्टेटमेंट आई है कि इसके लिए बजट का प्रावधान है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए और इसका काम शुरू होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों पर उठाने के बाद प्रयास हुए। जब पिछला विंटर कार्निवल यहाँ आयोजित हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मनाली आए थे। हमने लेफ्ट बैंक रोड की बात उठाई कि इस रोड का बहुत ही बुरा हाल है, खड्डे पड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों को
भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जाम लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही घोषणा की थी कि जो बीता वर्ष है, ये कोरोना काल का है, मैं समझता हूँ इस वर्ष में जो है टायरिंग बड़े आराम से हो सकती थी, क्योंकि बाकी जगह पर दूसरी सड़कें जब टायरिंग हुई और यहाँ भी टायरिंग हो सकती थी, क्योंकि समय मिला था कोरोना के काल के बाद जब सरकार ने काम शुरू किए गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ जो घोषणा हुई थी कि मनाली से लेकर लेफ्ट बैंक तक जो है इस सड़क को चकाचक किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ जो रूटीन का बजट 12-14 किलोमीटर का हर साल आता था, वही लिपापोती यहाँ हुई है जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इससे पूर्व जब हमारी पूर्व में सरकार थी, इस टेन्योर राजा वीरभद्र जी का जो पिछला टेन्योर से पहला टेन्योर, जब हरिपुर कॉलेज दिया गया बड़े कामों में जो हम लोगों ने करवाए थे, उस कॉलेज की जब घोषणा की थी, उस वक्त 6 करोड़ रुपए का बजट लेफ्ट बैंक सड़क के लिए दिया गया था। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार डिसॉल्व हो गई थी और वो बजट स्वीकृत था और उसके बाद सरकार और बनी। वो बजट उस वक्त ये जो लेफ्ट बैंक की सड़क पक्की की गई है और उसके बाद जो हमारी सरकार अभी पिछला जो टेन्योर था राजा वीरभद्र जी का, 2 पैचेज में 2 साल लगातार जो ये जो हमारा 42 किलोमीटर का पैच है, इसको पूर्ण रूप से टायरिंग की गई थी। लेकिन आज के दिन में मैं समझता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में केवल मात्र 6-7 किलोमीटर टायरिंग हो रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने लेफ्ट बैंक की जनता से, मनाली की जनता से ये वायदा किया गया है कि इस सड़क को चकाचक किया गया, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगले वर्ष, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है आगे, तो अगले वर्ष कम से कम इस सड़क को जो है चकाचक किया जाए। और उसके साथ साथ जहाँ ये जो ब्यास चैनलाइजेशन की जो मैंने बात की थी, तो ठंडे बस्ते में और हमारी एक परियोजना और थी, उसको भी हमने बखूबी उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री के दौरे से पहले विंटर कार्निवल की बात कहना चाहूँगा जी, कि यहाँ पे एक जो डीपीआर हमारे समय में बनी थी कि जो ये जो हमारा मनाली टू शलीन का एरिया है और विशिष्ट से जगसुख का एरिया है, यहाँ के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म के जो हमारे रिलेटेड व्यवसाय है, होटल्स, रेस्टोरेंट, इसका विस्तार बहुत हो चुका है इस वैली में जी, तो इसकी अति आवश्यकता है। और वैसे भी जो है आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस एरिया में, तो उसका शिलान्यास तो किया गया, लेकिन आज 1 साल शिलान्यास होके समय पूरा हुआ। उस वक्त हमने आवाज़ उठाई और वो जो घोषणा हुई थी, शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज ठंडे बस्ते में काम नहीं हो रहा। तो ये भी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये काम हो। उसके साथ साथ बड़े कामों की बात मैं कहना चाहूँगा, जब जिक्र हुआ ही है, तो यहाँ एयरपोर्ट का विस्तार करने की बात कई बार निकोबार की गई, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हरिचंद जी, आपने अभी बात की कि योजनाएं जो है आती हैं, स्कीमें आती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, मगर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। काफ़ी हद तक आपने ये सही कहा कि इस तरह से होता है, धीमा विकास चल रहा है। पर क्या इसका कारण ये भी माना जा सकता है कि मनाली विधानसभा में इस वक्त जो है वो विपक्ष मजबूत नहीं है, क्योंकि लोगों के जहन में बार बार ये बात आती है कि हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, मैं ये समझता हूँ जी, कि नई सरकार बनी थी, 2 वर्ष तो हमने मौका दिया जी, कि सरकार की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, क्या योजनाएं हैं और क्या क्या घोषणाएं हैं।
और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे समय की कांग्रेस सरकार की, जैसे मैंने पहले कहा कि अनेकों स्कीमें, चाहे वो सिंचाई की हो, वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की योजनाएं हो, चाहे हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स की बात हो, अनेकों योजनाएं थी। मुझे लगता कुछ योजनाएं तो अभी भी पूरी नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि सड़कें हैं, हमारा जो सुलगनाला ब्रिज की बात की मैंने कि लटका हुआ है, कई पानी की योजनाएं लटकी हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं कमी है, तो हमने 2 साल का समय दिया। लेकिन आपने पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका देखी होगी। अगर आप सोशल मीडिया और समाचार पत्रों को उठाएं, अगर उस पे एक दृष्टि डालें, तो मैं समझता हूं कि पिछले 1 वर्ष में हमने कम से कम 5-7 धरना प्रदर्शन किए हैं, जिसमें लोगों की भागीदारी जो है 600-700 लोग जो है उन प्रदर्शनों में थे। पर मैं समझता हूं कि हिमाचल सरकार के सिर पर जो है जूं नहीं रेंगती है और जो विपक्ष की आवाज़ को अनसुनी किया जाता है जी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिन में ही, जैसे मैंने कहा, कुछ एक ये योजनाएं मैंने बताई, हमने इस आवाज़ को उठाया है, फिर जल्दबाजी में जो है शिलान्यास और घोषणाएं हुई है। जी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि एक आम जनता के लिहाज से अगर मैं बात कहूँ, योजनाएं बनाई जाती हैं हरिचंद जी, हम देखते आते हैं कि स्कीमें बनती हैं, घोषणाएं भी होती हैं, पर धीमा विकास की ये कारण रहता है कि जब अगली सरकार आती है तो काम ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार स्कीमें लेकर आती है तो तेज़ी से विकास का तकनीकी प्लान भी उनके पास होना चाहिए, कि टेक्निकली भी वो स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर हम कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं तो उसे अपने ही कार्यकाल में कैसे पूरा किया जाए। ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है? मैडम, ये जो आपने कहा कि ठीक है, तकनीकी तौर पर हमें स्ट्रांग होना चाहिए, आपने वो तो देखा ही है जी। कि यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर जो बना था जी। और उस बात को हमने उठाया था, जो 3-4 इंच की बर्फ में ही ध्वस्त हो गया था। लोगों को सुविधा मिली नहीं उस कोविड केयर सेंटर से। आज तक सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बताया नहीं गया कि वो किसका पैसा था, कहाँ से लाया गया था और किसने डोनेट किया। और ये भी हमें बताया गया प्रशासन द्वारा कि आने वाले समय में जो है इसको दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा और एक नया कोविड के सेंटर जो है मनाली को मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारी सरकार की और प्रशासन की जो लचर व्यवस्था रही है, इसको तो जनता ही देखेगी इन चुनावों में। जी। आपने अभी तक की पूरी चर्चा में जिस तरह से विकास के मुद्दे पर यहाँ पर बात उठाई है कि आप इससे असंतुष्ट हैं, और आप ही की बात नहीं है, जनता की बात आपने यहाँ पर रखी कि जनता असंतुष्ट है, आपने इसका विरोध किया। ऐसे में मेरा जो आपसे सवाल है, क्योंकि अब हम अपने आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में मेरा आपसे ये सवाल ये रहेगा कि अगर ज़िला परिषद सदस्य चारों वार्ड में, अगर हमें मान के चलते हैं कि जनता कांग्रेस के हक में फैसला दे देती है और चारों जिला परिषद वार्ड में जो है वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो इस बार कांग्रेस की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि आप पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों के लिए, अगर मैं कहूं, क्योंकि वहां पे पंचायतों में मुद्दे ऐसे तो छोटे छोटे नजर आते हैं, पर वो छोटे छोटे मुद्दे भी एक, मैं कहूं कि कितने बड़े होते हैं, वो तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को ही पता है। सड़क हो, पानी हो, व्यवस्था हो, बिजली हो, लिंक रोड्स हो, या फिर मैं कहूं कि स्कूलों में स्टाफ की कमी हो, अस्पतालों में स्टाफ की कमी हो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या दृष्टिकोण है आपका इस बार विकास को लेकर अगर इस तरह की स्थिति आती है तो? मैं समझता हूँ पहले तो आपने जो विपक्ष की बात कही थी कि मजबूती से मुद्दे विपक्ष नहीं, जी, मजबूती नहीं दिखती, मैंने ये कहा था, उठाए जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 1 साल की मैंने बात कही, जी। लेकिन आप आगे देखेंगे
कि विपक्ष जनता की आवाज़ बनकर जी आगे आ रहा है और हम जनता की आवाज़ बनेंगे। जी, और ये ज़रूरी भी है हरिचंद जी, क्योंकि विकास की दृष्टि से हम देखें तो लोकतंत्र में भी ये बात जो है हमारे मानी जाती है, कही जाती है और आजमाई गई है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, सत्ता पक्ष उतनी ही निगरानी में रहकर, अगर मैं कहूं कि विपक्ष की निगरानी में ही सत्ता पक्ष के विकास के कार्य होते हैं, तो ये तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आगे विपक्ष जो है जनता की आवाज़ और भी मजबूती से जो है वो उठाए। तो बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ गए अपनी इस चर्चा के। तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने आपसे सुना कि किस तरह का रुझान कांग्रेस को मिल रहा है और आपका मनोबल देखकर लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रुझान कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे है कि चारों सीटों पर, चारों वार्डों में जो आपने अभी बात कही कि कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार हैं उन्होंने वहाँ पे दावेदारी पेश की है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर या कितने वार्डों पर मैं कहूँगी कि कांग्रेस सिक्का जमा पाएगी अपना? मैं समझता हूँ हम चारों वार्डों पर जीत दर्ज करेंगे जी क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं चारों वार्डों में ही कर्मशील और कर्मठता से जनता की सेवा करने में तत्पर रहने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी और जहाँ तक आपने विकास की बात की, मनोरमा जी अध्यक्ष रहे हैं पंचायत समिति के जी और उनको पूर्व में ही जो है एक्सपीरियंस है। जी जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो हमारे गांव की जो दूसरी समस्या पानी है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, जो भी वहाँ की मूलभूत समस्या हैं उनके समाधान करने में सक्षम है। दूसरी तरफ अरुणा ठाकुर जी हैं। अरुणा ठाकुर जी पंचायत की प्रधान रही हैं जी और उन्होंने अपनी पंचायत में खूब विकास करवाया है और उनको भी एक्सपीरियंस है। जी और उसी तरह से आगे आने वाला जो दीपा का वार्ड है, उनके पूरे परिवार में जो है उनके ससुर जिला परिषद के बड़े ससुर अध्यक्ष रहे हैं, छोटे पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी प्रधान रहे हैं, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं। परिवार को एक्सपीरियंस है और उसका फायदा कैंडिडेट को भी मिलेगा और वहाँ की जनता को भी मिलेगा। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वीर सिंह ठाकुर जी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी युवा हैं और जनता के लिए जो है काम करते हैं समाज में। तो मुझे लगता है कि चारों वार्डों में कांग्रेस समर्थित जो हमारे कैंडिडेट हैं जी उनकी जीत सुनिश्चित है। जी, आपके नेतृत्व में और मैं कहूँगी कि मार्गदर्शन में चारों ये कार्य कर रहे हैं और ऐसे में आपका मनोबल इतना बड़ा हुआ है तो उम्मीदवारों का मनोबल भी इसी तरह से बड़ा हुआ होगा। अंत में मैं चाहती हूँ हरिचंद जी कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, क्योंकि भली भांति रूप से हम ये जानते हैं कि कोरोना काल है, ऐसे में चुनाव आयोग को भी जो है वो दुगनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, कंडक्ट कर रहे हैं वो इलेक्शंस को, और इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अमीगोज ब्लिंक के सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोरोना काल में जो सरकार द्वारा सुझाए गए नियम हैं, उचित दूरी, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा। और साथ में अंत में आपसे जो अहम मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर जो पंचायती राज का महापर्व है अपने जनप्रतिनिधियों को चुनें और हमारी विचारधारा से संबंधित जो हमारे 4 प्रत्याशी हैं उनका भरपूर समर्थन करें और उनके पक्ष में मतदान करें। धन्यवाद।
हरिचंद जी, आज यहाँ पर विकास के मुद्दे पे हमने बात की, पंचायती राज में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो हैं उनके लिए आपने अपील भी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता को जो है आपने अपने इन विकास के मुद्दों से, अपने इन मुख्य बिंदुओं से आश्वस्त किया होगा, उन्हें आपकी बात जो है वो समझ आई होगी। और साथ ही आपने जो विपक्ष की बात कही कि आप जो है वो मजबूती से आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर हैं, शायद इससे भी जनता को एक आश्वासन मिला होगा। हमारी शुभकामनाएँ पूरी टीम की ओर से सभी उम्मीदवारों के साथ है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम और आपका धन्यवाद सिमरन जी। तो ये थे मनाली विधानसभा कांग्रेस अध्यक्ष हरिचंद शर्मा जी, जिनसे हमने विस्तार से जाना कि किस तरह की तैयारियां हैं इनकी और क्या रुझान मिल रहा है। रुझान से तो ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस को जो है इस बार खूब समर्थन मिलने वाला है, पर फैसला तो आपके हाथ में है कि आप किसको वोट देंगे। फैसला जो भी हो, वोट ज़रूर कीजिएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार, उसका प्रयोग कीजिएगा और सही प्रतिनिधियों को चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अमीगोस ब्लिंक की सारी पोस्ट को लाइक करते रहिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम पर हमें कीजिए फॉलो और यूट्यूब पे कीजिए सब्सक्राइब। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Amigos Blink. Freezing time in a blink.